हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और वो है अर्ली अराइवल ऑफ मॉनसून्स इन 2025। तो मॉनसून जो है वो भारत में किसी त्योहार से कम नहीं है। हर साल लोग मॉनसून्स का इंतजार करते हैं क्योंकि मॉनसून्स के आते ही इंडिया में जो टेम्परेचर है, जो हाइयर टेम्परेचर, जो गर्मी बढ़ती रहती है, उससे राहत मिलती है। और जो किसान भाई हैं उनके लिए भी जो है ये मॉनसून बहुत फायदेमंद रहते हैं क्योंकि जो भारत का नेट सोन एरिया है उसका लगभग 51% जो एरिया है इट इज रेन फेड, यानी कि बारिश पे निर्भर करता है, विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 40% ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 20% के अराउंड इंडियन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इनका कंट्रीब्यूशन है। और अगर एम्प्लॉयमेंट शेयर देखें तो अराउंड 50%, यानी कि अभी भी भारत की आधी जो आबादी है 45 to 50% जो लोग हैं दे आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून्स का सही समय में आना और एक एवरेज रेनफॉल जो इंडिया में मेंटेन है 116 से 120 सेंटीमीटर के अराउंड, उसका होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी मॉनसून के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं एक सब टॉपिक दैट इज अर्ली अराइवल ऑफ मॉनसून्स इन इंडिया इन द ईयर 2025। देखिए, इस टॉपिक में हम डिटेल में मॉनसून्स नहीं करेंगे क्योंकि मॉनसून्स एक डिटेल्ड टॉपिक है जो मतलब शॉर्ट टाइम पे करवाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिलहाल टॉपिक पे स्टिक करते हैं कि अर्ली जो है इस साल अर्ली अराइवल क्यों हुआ है। तो मॉनसून्स आप जानते हैं, अगर एक बेसिक सा मैकेनिज्म मॉनसून का समझना हो तो उसके लिए जिन लोगों को बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज है, जैसे हमें पता है कि ये इक्वेटर है। नॉर्मली अगर मैं इक्वेटर पे ITCZ रीजन को मान लूं जो कि शिफ्ट करता रहता है, पर अगर इसको मान लिया जाए नॉर्मली इक्वेटर के ऊपर, तो जब सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड होती है, यानी कि नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे भारत देश है, भारत के बीचों बीच ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये गुजरती है। तो जब सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड होती है, यानी कि 21 जून को जो सन है ये एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। हालांकि सही मायने में देखें तो सन की मूवमेंट कहीं नहीं होती है, सन तो अपनी जगह पे है, पर अर्थ का रोटेशन जो रिवोल्यूशन है सन के अराउंड वो इस तरह से होता है कि साल में एक बार, यानी कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती हैं, 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती हैं, और साल में दो बार यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर जिन्हें हम इक्विनॉक्सिस बोलते हैं वो इक्वेटर के ऊपर रहती है। तो अभी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में तो नहीं जाएंगे, पर एक आइडिया लें तो यहाँ पे कुछ विंड्स रहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और जो यहाँ विंड्स रहती हैं इन्हें हम बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। लेकिन जब ये ITCZ सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण जब ये ITCZ नॉर्थ में शिफ्ट करेगा तो इसके नॉर्थ में शिफ्ट करते ही, यानी कि जैसे ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये जो आप यहां देख सकते हैं, तो अगर ये ITCZ नॉर्थ में शिफ्ट करेगा, जब सूर्य नॉर्थ में जाएगा तो गर्मियां बढ़ेंगी, लैंड मास जल्दी हीटअप होगा, और यहां पे जब गर्मियां बढ़ेंगी यानी कि लो प्रेशर रीजन बनेगा। ये ITCZ जब सूर्य की मूवमेंट के साथ नॉर्थ में शिफ्ट होगा तो ये जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं जो नॉर्मली इक्वेटर के सदर्न साइड हैं, ये भी इस ITCZ के साथ नॉर्थ में शिफ्ट करेंगी। लेकिन नॉर्थ में जाते ही हमें पता है ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स ये जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं ये अपने राइट में टर्न करती हैं। जब तक ये इक्वेटर के साउथ में है तो साउथ ईस्टर्ली हैं, लेकिन जैसे ही ITCZ नॉर्थ में गया, ये जैसे ही नॉर्थ में जाएंगी तो अपने राइट में यानी कि ऐसे शिफ्ट करेंगी, और जिसकी वजह से जो है ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये इंडिया में मॉनसून के रूप में जो है वो इंडिया में प्रवेश करती हैं, और ये बनता है हमारे लिए इंडियन मॉनसून। मींस अगर एक करेक्ट हम इसका समझें तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वही ITCZ के नॉर्थ में जाने के कारण नॉर्थ में शिफ्ट करते ही ये राइट में टर्न करती हैं और इंडिया में एंटर करती हैं। तो ये एक बेसिक सा जो मैकेनिज्म है, हालांकि ये एक थ्योरी मैंने आपको समझाई है। जब मॉनसून्स डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पे थर्मल कॉन्सेप्ट है, फिर ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, फिर इनके आगे भी बहुत सारे इसमें प्रोविजंस है कि तिब्बतन प्लेट्यू का क्या रोल रहेगा, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस का क्या इसमें इंपैक्ट रहेगा, इंडियन ओशियन डाइपोल का क्या इंपैक्ट रहेगा। तो एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन अगर टू द पॉइंट इसे समझना हो तो इस बार जो डिले हुआ, देखो वो क्यों डिले हुआ। यहां पे एक दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी 2025 में दो आपने जो कॉजेज हैं वो याद रखने हैं मेनली, जिनके कारण मॉनसून्स का अराइवल जल्दी हुआ है। तो दो कारण क्या हैं, एक तो है मैडन-जूलियन ऑसिलेशन, और दूसरा है लो प्रेशर सिस्टम्स।
over India. One is Madden-Julian oscillation and other one is low pressure system. देखो ये मैडन-जूलियन ऑसिलेशन जो है, ये मैडन और जूलियन दो ज्योग्राफर थे, उन्होंने सबसे पहले जो है इसको आइडेंटिफाई किया था, इस मैकेनिज्म को, इसलिए इसका नाम दिया गया मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। हालांकि ये सब फैक्ट्स जो है वो इतने जरूरी नहीं है, अभी हमने वो मैकेनिज्म समझना है कि वो मैकेनिज्म क्या है। तो 1971 में मैंने आपको बताया कि मैडन और जूलियन दो साइंटिस्ट थे, जो ज्योग्राफर्स थे, इन्होंने जो है इस मैकेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। अब ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए, इसके साथ मैं आपको समझाऊंगा कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन क्या है और इससे ये कैसे मॉनसून में कंट्रीब्यूट करती है। अभी आप एक सिस्टम समझिए कि जब भी कहीं पे विंड्स असेंड करती हैं, जब भी हवाएं कहीं से राइज करती हैं और अगर उस हवा में, उस एयर में अगर मॉइस्चर है, तो जब वो एयर राइज करेगी तो उसके बाद जो है, जब एयर राइज करती है तो उसका एडियाबैटिकली उसकी कूलिंग होती है और एडियाबैटिकली कूलिंग होने के कारण ड्यू पॉइंट अटेन होता है, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% पहुंच जाए, वो पार कर जाए, उसके बाद बारिश होती है। तो कभी भी एयर है, अगर उसमें मॉइस्चर है, अगर वो एयर राइज करेगी तो वहां पे बारिश होगी। तो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन में क्या रहता है कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन एक पल्स है, एक ईस्टवर्ड मूविंग पल्स है, जिसमें मॉइस्चर, क्लाउड्स, विंड्स, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक एग्जांपल के साथ अगर इसको समझने की कोशिश करें, देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अगर मैं शॉर्ट में एक वर्ल्ड मैप के माध्यम से आपको समझाऊं कि ये अफ्रीका, इधर इंडिया, ये आगे ऑस्ट्रेलिया, ये यहां पे नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिक और यूरोप मैंने इसमें नहीं दर्शाया है, और इसको मान लेते हैं ये इक्वेटर। अब इतना स्केल्ड नहीं है मैप, लेकिन जस्ट समझाने के लिए, तो इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन क्या है? मैडन-जूलियन ऑसिलेशन एक ईस्टवर्ड पल्स है, यानी कि आप समझो कोई एक चीज है जो इस तरफ मूव कर रही है, ऐसे करके समझो एक रेलवे, एक रेल जैसे चल रही है, तो ऐसे एक पल्स है जो ईस्टवर्ड मूव करती है अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि ये जो कंप्लीट मैप मैंने वर्ल्ड का दर्शाने की कोशिश की है, तो इसमें एक ईस्टवर्ड मूविंग पल्स है ऑफ क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब ऐसा आप समझो कि इस प्लेस पे मान लीजिए शुरू हुई, तो इस प्लेस पे क्या होगा कि आज यहाँ पे ऐसे विंड्स इधर उधर से इकट्ठी हुई, विंड्स ऊपर राइज की, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे बारिश हुई, और उसके बाद ये पल्स आगे चलती जाएगी। आज यहाँ बारिश है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, ऐसे करके ये एक पल्स है जो आगे मूव करती रहती है। लेकिन इस पल्स में खास बात क्या है कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है कि देखो, जब भी विंड्स ऐसे असेंड करेंगी तो ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लेकिन यही एयर जब सबसाइड करेंगे, मतलब बारिश होती है, उसके बाद जब एयर सबसाइड करती है, जब वो हवा वापस नीचे बैठेगी, तो इसको हम बोलते हैं सबसिडेंस। यानी कि जहां ये हवा नीचे बैठेगी तो वो एडियाबैटिकली वार्म होगी और एक ड्राइनेस वहां पे प्रोवाइड करती है। तो जब जहां जहां ये एयर सप्रेस करती है वो एरिया ड्राई रहेगा, वहां पे बारिश नहीं होगी, तो ये ड्राई एरिया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो असेंडिंग लिम्ब है, जहां पे ये एयर इधर उधर से इकट्ठी होके ऊपर राइज कर रही थी, इट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। और जो असेंडिंग लिम्ब होगी वहां पे प्रेसिपिटेशन होगी, यानी कि वहां पे बारिश होगी, क्योंकि जहां भी हवा ऊपर जाती है, अगर उस हवा में वेपर्स हैं, मॉइस्चर है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने के चांसेस ज्यादा होंगे और बारिश होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आज ये सिस्टम यहां पे था, ये जो मैंने बड़ा करके बताया है, कल वो यहां होगा, आगे होगा, और ऐसे करके ये मूव करेगा, और लगभग 30 to 60 डेज में, मतलब यहां से चल के ये यहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो पूरे ग्लोब को 30 से 60 दिन में ये कवर करता है। हालांकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अब ये ड्यूरेशन एक्सटेंड हुई है, जो कि 60 दिन से बढ़ के कई बार 90 दिन भी हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये मूविंग पल्स जो है किसी एक प्लेस पे रुक जाएगी और लगातार वहां पे बारिश करेगी, फिर आगे कभी जाएगी, किसी दूसरे प्लेस पे रुकेगी, वहां लंबे समय तक रुकी रहेगी। तो पल्स ये भी जरूरी नहीं कि वो आगे ही बढ़ती रहे, कई बार ड्यू टू अननोन रीजन जो है वो एक जगह पे स्थिर भी हो जाती है और वहां पे कई दिनों तक बारिश भी कर सकती है। लेकिन मेन पॉइंट्स ये हैं, अभी देखो हम मैडन-जूलियन टॉपिक नहीं समझ रहे हैं,
अभी बस एक ब्रीफ सा, एक शॉर्ट सा एक आइडिया मैंने आपको दिया, मतलब एक क्रक्स आपको समझाया, ताकि जो है हमें ये समझ आ सके कि मॉनसून्स का अर्ली अराइवल क्यों हुआ है। जो मैंने बताया 2 कारणों की वजह से, एक मैडन-जूलियन ऑसिलेशन और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम्स ओवर इंडिया। तो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन हमने देखा एक ईस्टवर्ड मूविंग पल्स है, जिसमें एक असेंडिंग लिम्ब होगी, कहीं पे जो है हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, कहीं पे यही हवा नीचे सप्रेस होगी, और जहां हवा नीचे सप्रेस होती है, नीचे सबसाइड होती है, रियली सॉरी, वहां पे हाई प्रेशर बनता है, और फिर इस हाई प्रेशर से इस तरफ ये हवाएं आती है, क्योंकि जहां से एयर ऊपर जाएगी वहां बनता है लो प्रेशर। तो ये एक साइकिल बनता है, लेकिन ये साइकिल इस तरह ईस्ट में चलता रहता है और एंड पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा, फिर एक नया साइकिल बनेगा, फिर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो नॉर्मली 30 to 60 डेज का समय रहता है, कई बार 90 दिन भी चला जाता है, और कई बार साइकिल रेयर केसेस में इससे ज्यादा दिन भी जा सकता है। तो अब इंडियन मॉनसून्स के लिए ये कैसे फायदेमंद रहता है? देखो, ये जो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन है, ये तो मैंने शॉर्ट में इतना समझाया, ये एक बड़ा एरिया कवर करता है। बड़ा एरिया कवर करने का मतलब है, जैसे आपको पता है, ये जो इंडिया के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां भी एक लाइन नीचे गुजरती है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो लगभग इस पूरे एरिया तक इसका इंफ्लुएंस रहता है, मैडन-जूलियन का इस पूरे एरिया तक इंफ्लुएंस रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन की 2 उसके फेजेस रहती हैं। जहां पे एयर असेंड कर रही है वहां पे तो ठीक ठाक बारिश होगी। तो ये वाली जो फेज है, ये कन्वेक्शन वाली फेज है। कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे सूर्य की गर्मी के कारण नीचे की सरफेस यानी कि पानी वो गर्म हुआ, उसके संपर्क में आने से हवा गर्म हुई, और गर्म हवा जो है फिर वो राइज करती है, वो असेंड करती है, और हवा जब असेंड करेगी उसमें जब वेपर्स होंगे तो एडियाबैटिकली उनकी कूलिंग होती है, और जब एडियाबैटिकली उनकी कूलिंग होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% अचीव होगी, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है। वो एक डिटेल टॉपिक है, हम एक अलग लेक्चर में उसको समझेंगे कि बारिश का पूरा मैकेनिज्म क्या है, और एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, उन सब के मतलब क्या रहते हैं। लेकिन अभी के लिए ये एक ईस्टवर्ड मूविंग पल्स, लेकिन इसमें हमने समझा कि 2 फेजेस होती हैं। एक कन्वेक्शन वाली, जहां पे एयर राइज करती है, वो कन्वेक्शन वाली फेज है, और जहां पे देखो ये एयर डिसेंड कर रही है, एयर जहां पे सबसाइड कर रही है, वो ड्राई स्पेल वहां पे रहेंगे, वहां पे कोई बारिश नहीं होगी, क्योंकि जहां भी एयर ऊपर से सबसाइड होती है तो आपको पता है हवा जब नीचे आती है उसके ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जैसे हवा आएगी तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके हमेशा ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फ्रिक्शन बढ़ेगा और उससे टेंपरेचर राइज करता है। यही कारण आपको पता है कि इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके इस तरफ ठीक ठाक बारिश होती है विंडवर्ड साइड में, लेकिन लीवर्ड साइड में यूजुअली सूखे की समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि ड्राई विंड जब नीचे आती है तो एडियाबैटिकली वो वार्म होती है। तो सेम लॉजिक यहां पे हम अप्लाई करेंगे। तो कन्वेक्शन वाली फेज में तो ठीक ठाक बारिश होती है, पर जहां पे ये एयर सबसाइड करेगी वहां पे ड्राइनेस रहेगी, वहां पे कोई बारिश नहीं होगी। तो इस बार क्या हुआ कि जो कन्वेक्शन वाली फेज है इसको हम बोलते हैं एक्टिव फेज, और जो ये ड्राइनेस वाली फेज है इसको बोलते हैं सप्रेसिंग फेज। सप्रेसिंग मतलब बारिश वहां पे सप्रेस होगी। तो इस बार क्या हुआ कि इंडिया जो ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में मैडन-जूलियन जो ऑसिलेशन है ये पूरा साल तो आपको पता है ये सर्कुलेट करता रहता है, 60 दिन में लगभग एक चक्कर लगा देता है, कई बार 90 दिन भी लेता है। लेकिन इस बार इंडियन ओशियन में जो उसकी फेज थी वो थी असेंडिंग फेज। असेंडिंग फेज का मतलब ये हुआ कि असेंडिंग लिम्ब मींस जहां से एयर ऊपर राइज कर रही थी। तो अगर इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है, इस रीजन में अगर असेंडिंग लिंक डेवलप होगी, मतलब ऐसे आप समझो इधर उधर से एयर यहां पे मर्ज कर रही है, एयर ऊपर उठ रही है और यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से यहां पे बारिश हो रही है, तो ये इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है, तो ये साउथ इंडिया और आसपास के रीजन इसके इन्फ्लुएंस में आएंगे। तो एक तो कारण ये है, लेकिन मेन कारण ये है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया में जब मॉनसून आते हैं, लाइक जस्ट अ सेकेंड, अभी जो हमने समझा कि इंडिया में जो मॉनसून आते हैं साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड जो नॉर्थ में आके, ऐसे इंडिया में नॉर्मली ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड थी, पर सन के मूवमेंट के साथ जब आईटीसीजेड नॉर्थ में गया तो ये ट्रेड विंड आईटीसीजेड को फॉलो करेंगी, इक्वेटर पार करेंगी और इंडिया में मॉनसून की तरह आएंगी, जिनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन अगर उसमें यहां पे ये मैडन-जूलियन ऑसिलेशन डेवलप हुआ है, खास करके मैडन-जूलियन ऑसिलेशन की एक्टिव फेज, जो राइजिंग लिम्ब था, जहां पे ये हवाएं ऊपर जा रही थी और यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह हुआ था, तो जब ये हवाएं इंडिया में एंटर करेंगी तो इस मैडन-जूलियन की वजह से, इसकी एक्टिव फेज की वजह से जो यहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा सदर्न इंडिया वाले रीजन में, इसको तीव्रता के साथ इंडिया में लेके जाएंगी। तो ये
वेपर्स इतने ज्यादा रहते हैं तो ये एकदम जब इंडिया में जाएंगे तो ठीक ठाक यहाँ बारिश भी करेंगे और मई से पहले भी यहाँ पे जो है वो मॉनसून आएगा, क्योंकि मॉनसून आएंगे, क्योंकि हर बार जो है ये एक्टिव फेज हमें यहाँ नहीं मिलती है। ये एक कोइंसिडेंस है, आप समझो ये एक मूविंग पल्सिंग मैडन-जूलियन ऑसिलेशन जो इस तरह आगे चल रही थी। तो कई बार जब मैडन-जूलियन ऑसिलेशन इस फेज में है और यहाँ पे इंडियन ओशियन में है और खास करके अपनी एक्टिव फेज में है, तो उसमें यहां पे जो है ये ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन करते हैं, क्योंकि वेपर्स यहां मौजूद होंगे और जब ये मॉनसून इंडिया की तरफ बढ़ेंगी तो इन वेपर्स को वो इंडिया में कैरी करके लेके जाएंगी, जिससे ज्यादा बारिश भी होगी और मई से पहले भी बारिश आएगी। तो अब मई से पहले बारिश आने का मतलब यह है कि नॉर्मली केरल की कोस्ट में 1 जून को ये मॉनसून्स का ऑनसेट होता था, उनका अराइवल वहां पे होता था, लेकिन इस बार ये ऑनसेट जो है 24 मई को हो गया। तो लगभग आप देख सकते हैं 1 वीक पहले जो है इंडिया में मॉनसून्स आए हैं। अगर मैं केरल की बात करूं तो उसके बाद ये मॉनसून्स धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं और पूरे इंडिया को कवर करते हैं। एक ब्रांच यहां से आती है, बीओबी ब्रांच, और अरेबियन सी ब्रांच भी है, तो ये पूरे इंडिया को कवर कर लेते हैं। लेकिन इस बार पूरे इंडिया को कवर किया 29 जून तक आते आते, ये भी एक हफ्ता पहले। नॉर्मली जो है इंडिया को कवर करने में 7 या 8 जुलाई तक का समय लग जाता था। तो मॉनसून का अराइवल भी और कंप्लीट इंडिया पे पूरे मतलब मॉनसून का पूरे भारत में छा जाना, इंडिया को कवर करना, हर जगह में इसके कारण बारिश होना, ये भी जो है लगभग प्रीपोन हुआ है। 1 हफ्ता या 7-8 दिन ये भी प्रीपोन हुआ है और मॉनसून का जल्दी आना जो है ये सब इसके कारण है, मेनली ड्यू टू मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। तो ये तो हुआ एक इसका एक पार्ट कि इंडिया में अर्ली अराइवल ऑफ मॉनसून जो है 2 कारणों की वजह से मैंने बताया। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मे बी इट इज ड्यू टू इंडियन ओशियन डाइपोल, मे बी इट इज ड्यू टू ला नीना, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो जून में जो नोटिस किया गया तो एल नीनो की भी न्यूट्रल फेज थी और इंडियन ओशियन डाइपोल की भी न्यूट्रल फेज थी, मतलब वो पॉजिटिव भी नहीं थी, नेगेटिव भी नहीं थी, तो उनका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। तो ज्यादा जो इंपैक्ट है इट इज ड्यू टू द एक्टिव फेज ऑफ मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। तो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन सिंपली क्या है, कहीं पे एयर राइज करेगी और दूर जाके वो डिसेंड करेगी। तो जहां पे एयर राइज करती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन फेज, यानी कि एक्टिव फेज, क्योंकि जहां एयर राइज करेगी वहां पे वेपर्स वगैरह बहुत मौजूद रहेंगे। बारिश होने के बाद जहां डिसेंड करेगी तो वहां पे ड्राई फेज रहेगी। तो इस बार ये एक्टिव फेज जो थी ये इंडियन ओशियन के ऊपर मौजूद थी, इसीलिए ज्यादा वेपर्स थे और जब ये मॉनसून इंडिया में आए तो इन वेपर्स को वो इंडिया की तरफ कैरी करके ले गए। तो ऐसा नहीं है कि मॉनसून नहीं आने थे, मॉनसून तो आने ही थे, पर ये जो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन की एक्टिव फेज थी इसके कारण जो है ये मॉनसून्स मई से पहले भी आए और कंपैरेटिवली ठीक ठाक बारिश भी हुई। क्योंकि अब तक कई एरियाज में जो डेफिसिट रेनफॉल चल रहा था 2022 के बाद से, तो वो ट्रेंड इस बार ब्रेक हुआ है, यानी कि इस बार एटलीस्ट डेफिसिट रेनफॉल नहीं है। फिलहाल कुछ रीजन्स छोड़ दें, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन छोड़ दें, तो उसके कुछ पॉकेट्स अगर छोड़ दें तो लगभग इंडिया में जो है अब तक सफिशिएंट रेनफॉल हुई है। अभी तो आगे कंप्लीट मॉनसून रहता है तो आगे भी फिर इसमें बारिश होगी, तो इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है तो लगभग उसको तो ये क्रॉस कर ही जाएगा इस बार। तो सिंपली एक मैंने आपको समझाया ये मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। तो एक शॉर्ट में एक आइडिया से मैंने दिया, और ये किस किसने जो है इसको आइडेंटिफाई किया था, कब आइडेंटिफाई किया था, ये तो बेसिक फैक्ट्स है। यहां आप देख सकते हैं कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है यहां ठीक ठाक बारिश होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, और जहां पे ये एयर गिरती है वो ड्राई बेल्ट्स रहती है, वो यहां पे भी होगा वहां पे भी होगा। पर ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये मैडन-जूलियन ऑसिलेशन ईस्टवर्ड चलता है और कहीं पे जाके ये रुक जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन की जो ड्यूरेशन है नॉर्मली 30 to 60 डेज, मैंने कहा रेयर केसेस में 90 डेज भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारे लिए क्या बेहतर है, इसकी शॉर्ट फेज यानी कि 30 से 60 दिन का साइकिल हमारे लिए बेहतर है या लंबी ड्यूरेशन का साइकिल बेहतर है? तो इसका आंसर होगा कि जो शॉर्ट साइकिल है वो इंडिया के लिए बेहतर होता है, क्योंकि इंडिया में मॉनसून आते हैं लगभग 1 जून के अराउंड और यहां पे मॉनसून रहते हैं लगभग सितंबर महीने तक। तो ये जो 3-4 महीने का समय है, अगर 30 से 60 दिन का साइकिल होगा तो 30 से 60 दिन के साइकिल में पूरे ग्लोब को ये जब कवर करेंगे तो इन 3-4 महीनों के समय में 1-2 बार मैडन-जूलियन ऑसिलेशन डेवलप होगा। तो मतलब इंडियन ओशियन में ये एक्टिव फेज बीच बीच में डेवलप होगी, तो हमें जो है वो ज्यादा फायदा रहता है। पर अगर ड्यूरेशन लंबी हो या 90 या 120 दिन में एक ही बार मैडन-जूलियन ऑसिलेशन वो अगर नोटिस हो, मतलब वो मान लो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास है या पैसिफिक ओशियन में जाके स्टे कर गया है मैडन-जूलियन ऑसिलेशन, तो फिर ऑब्वियसली बात है वहां पे असेंडिंग लिम्ब होगी, डिसेंडिंग लिम्ब उसकी इंडियन ओशियन में होगी, तब भी वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। तो शॉर्ट में हम समझे तो शॉर्टर द साइकिल ऑफ मैडन-जूलियन ऑसिलेशन द बेटर इट इज फॉर इंडियन मॉनसून्स। तो जितना छोटा साइकिल होगा उतना वो भारतीय मॉनसून्स के लिए बेहतर रहेगा।
तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैंने बताया। ईस्टवर्ड ट्रैवल करता है, 4 to 8 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता है। नॉर्मली 30 to 60 डेज जो है इसका साइकिल है, कई बार वो ज्यादा भी होता है। और कुछ एरियाज को, जिन जिन एरियाज को ये कवर करता है, मेनली कैंसर से कैप्रिकॉर्न हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, 30 डिग्री तक ये जा सकता है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक का एरिया उसे कवर करता है। और इंडिया का अगर हम सिनेरियो देखें तो आपको पता ही है कि इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इक्वेटर है, तो लगभग ये 30 डिग्री हुआ। तो यहां तक जो एरिया है वो मैडन जूलियन ऑसिलेशन के इन्फ्लुएंस में आता है, और बाद में जब वो विंड्स आएंगी तो यही वेपर्स फिर आगे और तेजी से कैरी होंगे। तो ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन था, और इसका इंपैक्ट हमने देख लिया कि किस तरह से इसने पॉजिटिवली इस बार इंडियन मॉनसून को प्रभावित किया। अब इसको पॉजिटिवली बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वो एक अलग बात है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, क्योंकि मॉनसून जल्दी आने के फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो ये हमने समझा कि एमजेओ की 2 फेजेस होती हैं, एक एक्टिव फेज है और दूसरी जो है इसकी सप्रेस्ड फेज है। एक्टिव फेज यानी कि कन्वेक्शन वाली फेज, जहां एयर राइज हो रही है, और सप्रेस्ड फेज में जहां एयर डिसेंड कर रही है, जो ड्राई स्पेल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मई एंड जून 2025 विटनेस्ड द एक्टिव फेज ऑफ एमजेओ। अगर शॉर्ट में सीधा एमसीक्यू के लिए देखें तो एक्टिव फेज से जो है इस बार एमजेओ यहां पे विटनेस किया गया, मेनली इंडियन ओशियन के ऊपर। और फिर जब एक्टिव फेज होगी, सो इन दिस फेज एमजेओ ब्रिंग्स मोर क्लाउड्स टू द सदर्न इंडिया, यहां पे सी होगा, more clouds to the southern India which are then carried northwards by the monsoon winds leading to enhanced rainfall। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका कारण था। नेक्स्ट मॉनसून ट्रफ। अब देखो दूसरा जो मैंने आपको बताया, पहला कारण तो हो गया कि जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है उसकी एक्टिव फेज को नोटिस करना, ये पहला कारण। दूसरा कारण है मॉनसून ट्रफ, या हम बोल सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम्स वर डेवलप्ड ओवर इंडिया। देखो ये क्या है, इसको समझते हैं। देखो एक बेसिक सा लॉजिक समझिए कि हवा कभी भी, जो विंड है वो कभी भी कहां से कहां मूव करती है। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। मतलब कहीं पे अगर हाई प्रेशर है तो हवा वहां से ब्लो करेगी लो प्रेशर रीजन की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। अब हमें पता है कि इंडिया में आजकल जब गर्मियां हैं, यानी कि सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड है, कहीं यहां पे सन की मूवमेंट है नॉर्थवर्ड, यानी कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 21 जून को नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ओवरहेड ये सन रहता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने के लिए सूर्य रहता है, जो कि 21 मार्च के बाद नॉर्थ में जाता है और 21 जून को यहां पहुंचेगा और वापस 23 मार्च को वो यहां पे इक्वेटर के ऊपर रहता है। तो जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज्यादा है, और सी के मुकाबले हम देखें तो लैंड जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, लैंड मास जो है वो जल्दी हीट अप होता है। तो जल्दी हीट अप होने की वजह से क्या है कि यहां पे अलग अलग जगह लो प्रेशर रीजन देखने को मिलता है, यानी कि जो आईटीसीजेड है वो अपनी मूवमेंट नॉर्थवर्ड करता है, और यहां पे इस तरह से हमें ये आईटीसीजेड या मॉनसून ट्रफ जिसे बोलते हैं वो देखने को मिलता है। तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट, सिंपली ये एक प्रकार का आईटीसीजेड है जो डिटेल में हम पढ़ते हैं विंड बेल्ट्स में। तो आईटीसीजेड जब नॉर्थ में शिफ्ट करेगा, जहां जहां आईटीसीजेड होगा, मतलब जहां जहां लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, अब अगर इंडिया में मॉनसून्स एंटर करने हैं तो जब ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड नॉर्थ में आएंगी तो ये इंडिया के लिए मॉनसून्स बनेंगी, और जब इंडिया के लिए मॉनसून्स बनेंगी तो ये अट्रैक्ट होती चली जाएंगी इस आईटीसीजेड की तरफ। आईटीसीजेड सिंपली यानी कि मॉनसून ट्रफ, मॉनसून ट्रफ। हालांकि जब ये हिमालयन रीजन के आसपास आईटीसीजेड पहुंचता है, हम तभी उसको स्पेसिफिकली नाम देते हैं मॉनसून ट्रफ, अदरवाइज हम इसको आईटीसीजेड ही बोलते हैं। तो ये जो आईटीसीजेड है यानी कि जो मॉनसून ट्रफ है, इस बार ये देखने को मिला कि जिस पोजीशन पे ये जून के महीने में होता था, नॉर्मली उसके साउथ में ही ये था। इस बार ये ट्रेंड देखने को मिला। तो अगर नॉर्मल पोजीशन से ये साउथवर्ड इस बार था, तो जितना ये साउथवर्ड होगा उतना इजीली इन विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से विंड्स हमें पता है लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। तो जितना ये समुद्र के आसपास होगा उतनी जल्दी इन विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी एक कारण है कि इस मॉनसून ट्रफ की वजह से जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून हैं ये इंडिया में तीव्रता से, मतलब जल्दी से बढ़ती हुई जाती हैं, और इंडिया में मॉनसून जो है वो मई से पहले एंटर करते हैं। तो मॉनसून ट्रफ तो है ही, इसके अलावा इंडिया में अलग अलग पॉकेट्स में, यानी कि इंडिया में अलग अलग पॉकेट्स में हम देखें तो इस बार इंडिया में अलग अलग पॉकेट्स में 5 अलग से लो प्रेशर रीजन देखने को मिले। मींस ये मॉनसून ट्रफ तो है ही,
जो ITCZ रीजन है ऐसे करके, ये मॉनसून ट्रफ तो है ही, लो प्रेशर रीजन। तो जहां जहां लो प्रेशर रीजन होगा वो साउथ वेस्टर्न विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो एक कारण है ही। इसके अलावा इंडिया में 5 अलग अलग प्लेसेस में गर्मी के कारण जब सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है तो 5 अलग अलग रीजन में हमें लो प्रेशर देखने को मिला। तो जितना यहां पे लो प्रेशर बनेगा उतनी ही तेजी से इन विंड्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये 5 जो है ये लो प्रेशर रीजन्स का इंडिया के ऊपर डेवलप होना, और साथ में जो ITCZ है मॉनसून ट्रफ है उसकी इस बार जो पोजीशन थी ये नॉर्मल पोजीशन से साउथवर्ड की तरफ थी, इसलिए वो इजीली मॉनसून्स को इंडिया में अट्रैक्ट करता है। तो अभी डिटेल में हमने मॉनसून तो टॉपिक नहीं पढ़ा क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, वो लगभग 3 to 4 आवर्स का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हमें एक बेसिक्स हमने एक आइडिया लिया कि इस बार मॉनसून्स का जल्दी आना वो मेनली 2 फैक्टर्स के कारण है। एक है मैडन जूलियन ऑसिलेशन का इंडियन ओशन के ऊपर होना, और खास करके उसकी एक्टिव फेज का होना। उस एक्टिव फेज की वजह से ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में वेपर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे, और वैसे भी मैडन जूलियन ऑसिलेशन 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का एरिया तो कवर करता ही है, तो वो भी बारिश के कारण था। और साथ में जब वो वेपर्स होंगे तो जब हवाएं आएंगी तो तेजी से उन वेपर्स को नॉर्थ में कैरी करते हुए आगे बढ़ेंगी। और साथ में दूसरा जो हमने देखा कि मॉनसून ट्रफ का अपनी पोजीशन से साउथवर्ड होना और इंडिया में 5 अलग अलग जगह पे लो प्रेशर सिस्टम का डेवलप होना। तो ये एक बेसिक्स आइडिया जो है हमने इस टॉपिक का लिया कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अर्ली अराइवल ऑफ मॉनसून्स इन इंडिया इन द ईयर 2025। तो ये आप देख सकते हैं मॉनसून ट्रफ एक जो है इस तरह से हमें दिखता है, लो प्रेशर रीजन है ये। तो ये 2025 का सीधा सीधा फैक्ट कि इन जून 2025 as it remained largely to the south of its normal position, it drew moisture laden air bringing in the monsoons early over the entire country। इसीलिए इस बार 2025 में 29 जून तक ही मॉनसून जो हैं इन्होंने पूरे भारत को कवर कर लिया है, जो कि यूजुअली 8-10 जुलाई के आसपास तक होता था। तो इस बार लगभग 8-9 दिन पहले ही ये जो है पूरे इंडिया को कवर इन मॉनसून ने कर लिया है। तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।